हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 3-4 दिन आपकी क्लास बिना बताए, एक दिन तो मैंने बता दिया था, बाकी 3-4 दिन में कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल बना कि टाइम ही नहीं मिला। मैं घर पे खुद ही नहीं रहा था, क्योंकि ये जो अलग अलग जगह पे कई मीटिंग वगैरह थी, तो वो अटेंड करने के लिए 3-4 दिन उसी में बिजी थे। तो मैं घर पे पहुंच नहीं पाया, पहुंचा तो भी ऐसे टाइम पे कि टाइम मिल नहीं पाया 3-4 दिन तक। तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको एक दिन ही मैं इन्फॉर्म कर पाया था। उस दिन तो मैंने आपको कोई प्रीवियस क्लास बता दी थी कि आप ये देख लीजिए, बट उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अब कोशिश करेंगे कि वो जो 3-4 दिन की जो कमी रही है उसकी भरपाई कर दें। कि जैसे अपनी क्लास लगभग 30 मिनट की होती थी, तो इसको लगभग अपन 10-10, 15-15 मिनट एक्स्ट्रा करके और उन 3-4 दिन की भरपाई अपन पूरी कर लें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, इन दिनों में जो अव्यवस्था है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। संविधान सभा को हम पढ़ करके उसके पूरे क्वेश्चन हम कर चुके थे, और आई थिंक आपने इन दिनों में उन क्लासेस को एक बार फिर से रिवाइज और कर लिया होगा। उसके बाद संविधान सभा पूरी करने के बाद अब हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे। प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ते पढ़ते देखिए, हमने शुरुआत में पहली क्लास में हमने प्रस्तावना के आधार पढ़ा कि प्रस्तावना होती क्या है, कहाँ से ली गई, किस प्रकार की, इसमें पूरी डिटेल पढ़ी हमने। उसके बाद अगले दिन हमने 2 शब्द पढ़े थे। कौन कौन से? एक पढ़ा था आपका सोवरिन और एक पढ़ा था सोशलिस्ट। सोवरिन इनका आपको मैंने मतलब बताया था कि एक वो अपने पॉलिटी में ट्रिपल एस डी आर होता है ना, ट्रिपल एस डी आर। तो ट्रिपल एस डी आर में पहला वर्ड था सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है अपने संप्रभु। तो मैंने आपको संप्रभु की पूरी बातें बता चुका था कि कोई भी देश ऐसा संप्रभु कब होगा जब उसकी खुद के निर्णय, आंतरिक और बाह्य निर्णय, वो स्वयं ले सके। उसके बाद हमने समाजवादी की बात की थी। इन सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम आज अपनी क्लास में आते हैं। आज जो बाकी के जो शब्द बचे हुए हैं संविधान जो अपनी प्रस्तावना में, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम समाजवादी पढ़ चुके थे और संप्रभु पढ़ चुके थे। अब तीसरा शब्द उसमें आता है। तीसरा शब्द आता है अपने कौन सा? तीसरा शब्द आता है सेक्युलर। ट्रिपल एस डी आर की बात की थी ना, तो तीसरा शब्द आता है सेक्युलर। सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इन दोनों में आपको कुछ अंतर बताऊंगा। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष होता क्या है, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपन सेक्युलर वर्ड से। कि धर्म एक चीज होती है, धर्म, और एक होता है पंथ। एक होता है धर्म और एक होता है पंथ। ध्यान से बताता हूँ पहले आपको कि आपको धर्म की डेफिनेशन बताता हूँ। क्योंकि देखो, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता वो तो तब समझ पाएंगे जब हम ये जानें कि धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। इन दोनों के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, हम इन दोनों को जब पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वास्तव रूप से धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, धर्म, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म एक सेट ऑफ रूल होता है। सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का एक समूह है, नियमों का एक समुच्चय, नियमों का एक ग्रुप, नियमों का एक सेट। एक कोई भी इंसान होता है, वो किसी ना किसी धर्म से उसको जुड़ना ही पड़ता है। कोई ये कहता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बिल्कुल आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपकी जीवन शैली किसी ना किसी धर्म से प्रभावित अवश्य है। आपको उस धर्म के, आप डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उस धर्म के, क्योंकि धर्म का मतलब होता है नियम। धर्म का मतलब क्या होता है? नियम। देखिए, धारण करना या नियमों का समूह है। तो आप खुद की, आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जीवन शैली है, उसमें कुछ न कुछ नियम आप डायरेक्ट तरीके से नहीं मानते होंगे। जैसे कुछ लोग मांसाहारी, कुछ लोग शाकाहारी, किसी न किसी धर्म में आता है बात। कोई कहता मैं तो हिंदू नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो शाकाहारी है। दैट मीन्स वो शाकाहारी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑटोमेटिक हिंदू धर्म के नियम में आ गया, है ना। तो ये क्या है? अब कुछ कहेंगे कि मैं तो पूजा नहीं करता, मैं नमाज नहीं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो किसी न किसी भगवान को या मानता है, तो वो अलग उसमें आ गया। तो ये क्या है कि धर्म एक नियमों का एक समूह है जो धारण करने का मतलब है। तो उसको कोई भी इंसान हो,
कोई भी इंसान हो, उसके जीवन जीने की जो शैली होती है ना, वही क्या एक तरीके से धर्म है। यानी धर्म के बिना तो सॉरी, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही कि धर्म के बिना तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। हर एक का किसी न किसी का धर्म होता है। धर्म इन द सेंस, धर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कुछ नियम, और नियम सबके जीवन के कुछ न कुछ नियम होते हैं। तो वो किसी न किसी धर्म से मानो या मत मानो, लेकिन वो जुड़ गया। तो दूसरा आता है पंथ। ये धर्म की ब्रांच होती है। जैसे अपना मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के अपने हैं ना, रोहिंग्या मुसलमान, शिया, सुन्नी, ये संप्रदाय इसके। ज़रूरी नहीं कि हम इनसे जुड़े, हम मुस्लिम धर्म को ज़रूर अपना सकते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम मतलब जो ईद वगैरह मनाते हैं, इनमें मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं रोहिंग्या मुसलमान हूँ या फिर शिया और सुन्नी संप्रदाय से हूँ, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। यानी आप बिना पंथ के रह पाए, लेकिन बिना धर्म के नहीं रह पाए। जैन धर्म है, जैन धर्म की जो दो शाखाएं, महायान और हीनयान। अपने जैन धर्म है, जैन धर्म की अपनी दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। जरूरी नहीं है कि मैं इन दोनों का मेंबर बनूं, जरूरी नहीं है कि मैं इन दोनों का मेंबर बनूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कुछ ऐसे नियम है जो बौद्ध धर्म के हैं, वो उनके अकॉर्डिंग मैं बौद्ध धर्म का हो गया। यानी मैं बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ सकता, या सॉरी जैन धर्म को नहीं छोड़ सकता, लेकिन उनकी शाखाओं से जुड़ना, यानी पंथ से निरपेक्ष में रह सकता हूँ, लेकिन धर्म से निरपेक्ष में नहीं रह सकता। और एग्जाम्पल अपना बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के दो हैं, श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर और पीतांबर, सफ़ेद कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर और पीतांबर, ये दो इसके पंथ हैं। हम जरूरी नहीं कि इन दोनों पंथ में शामिल हों, हम किसी भी पंथ में नहीं शामिल हों कि ना मैं श्वेतांबर का हूँ ना मैं पीतांबर का हूँ। मेरा मन करेगा तब मैं ऐसा करूँगा, मेरा मन करेगा तब ऐसा करूँगा, इन दोनों के नियम में नहीं आए। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे नियम हों जो आप बौद्ध धर्म के अपनाते हों, आप अपनाना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप आपकी जीवन शैली में वो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि आप बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप पंथ को छोड़ सकते। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। धर्म निरपेक्ष, लेकिन यहाँ धर्म तो अपनी प्रस्तावना में बात आएगी ना, या फिर वैसे देश से संबंधित, तो भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत है सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन अपने धर्म निरपेक्ष न बोल करके हमारे संविधान में किस शब्द का काम में लिया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द को काम में लिया है। कौन शब्द का काम में लिया? पंथ निरपेक्ष शब्द को। दैट इज क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? किसने ये पंथ निरपेक्षता की बात किसने की? ये बात की महात्मा गांधी जी ने। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी चीज़ आपको और समझाता हूँ इससे संबंधित। एक आपने नाम सुना होगा आस्तिक, एक होता है अनास्तिक। तो पहले मैं अनास्तिक या नास्तिक की बात करता हूँ, एथेस्ट की बात करता हूँ। एथेस्ट बोले तो नास्तिक, एथेस्ट बोले तो नास्तिक। जैसे अपना चाइना है, हालांकि अपना तो नहीं है बट फिर भी अपन सबको अपना मानते हैं। साउथ कोरिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ये ऐसे हैं कि किसी भी मतलब नास्तिक धर्म है, मतलब ना धर्म भगवान जो कुछ नहीं है इन्हें, नास्तिक है। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ की सरकार पर धर्म का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो है ही, लेकिन ये धर्म मतलब धर्म ही नहीं है इनके देश का, कोई धर्म नहीं है, नास्तिक हो गए। एक होता है आस्तिक, रिलीजियस, धार्मिक। दूसरा होता है रिलीजियस, धार्मिक। धार्मिक का मतलब कि इन जो कुछ ऐसे देश जिनकी सरकार है ना, वो धर्म के अकॉर्डिंग बनती है, कि कौन सा धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग ही उनकी सरकार बनती है। जैसे अपना श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है। इनमें जो सरकार है ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है अपने, इनमें जो सरकार है ना वो धर्म के अनुसार बनेगी। सरकार धर्म से पूरी तरह प्रभावित होती है, सरकार को धर्म के अनुसार बनना ही पड़ेगा। ये कौन सी हो गई? रिलीजियस। अब आपकी बात आई, सर नास्तिक भी हो गए, धार्मिक भी हो गए, लेकिन अब तक भारत का नाम नहीं है। भारत नास्तिक भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं है, धर्म तो है यहाँ पे, लेकिन सरकार पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब बताइए भारत को रखोगे किसमें?
तब एक नया शब्द इजाद हुआ, कौन सा? सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष में कौन है? जैसे भारत है, यूएसए है, ये देश जो है ना, ये मानेंगे सभी धर्मों को, सभी धर्मों को मानेंगे, लेकिन जो इनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकी जो सरकार है ना, उस पर किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानेंगे सभी धर्मों को। इस देश में, भारत देश है, इसमें सब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, सब हैं, है ना, बौद्ध भी है। लेकिन अपनी सरकार किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं है, सरकार किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। दैट इज क्लियर। तो ये होता है सेक्युलर, यानी आस्तिक अलग हो गया, आस्तिक में धार्मिक और ये आ गए, लेकिन नास्तिक जैसे चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ये, और रिलीजियस में बता दी, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ये उनमें एक में धर्म को मानता ही नहीं, एक में सरकार धर्म के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन अपने भारत में धर्म को मानते हैं लेकिन सरकार धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो कौन सा हो गया? सेक्युलर हो गया। आई थिंक दैट इज क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है आपकी क्लासेज में, तो हमें पढ़ाने में मज़ा आता है। और ये पिछले कुछ दिन जो अव्यवस्था रही उसके लिए फिर से आपका मैं कहते हैं ना माफ़ी चाहते हैं। नहीं तब तक अपनी जो प्रस्तावना कंप्लीट हो गया, अपन आगे वाले टॉपिक पे चल लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे यहाँ पे, या फिर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इन क्लासेस की अपन भरपाई कर लेंगे 5-10 मिनट ऊपर नीचे करके, और इन क्लासेस को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे, ये आपको सेक्युलर समझ में आ गया। सेक्युलर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि क्या होता है कि किसी भी देश की सरकार है वो उस किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो कौन सा होता है? सेक्युलर। दैट इज क्लियर। 3 हो गया, सोवेरिन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष हो गया। 3 शब्द हो गए। अब ट्रिपल एस में से 3 एस हो गई, अब डी, डी मतलब डेमोक्रेटिक। चौथा कौन सा है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतांत्रिक। अब देखिए, अब्राहम लिंकन ने एक शानदार लाइन कही, अब्राहम लिंकन ने, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस शब्द को समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार ही क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। जनता की ही सरकार होगी, जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी और जनता के लिए ही काम करेगी, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो अपना डेमोक्रेटिक वर्ड है ना, ये डेमोक्रेसी से बना हुआ, किससे बना हुआ है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, लोकतंत्र। और ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका डेमोस, दूसरा हो गया आपका कार्टिया। पहला हो गया आपका डेमोस, दूसरा हो गया कार्टिया। डेमोस का मतलब, ये किसने बात कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए डेमोक्रेसी में 2 मीनिंग आएंगे, आपको कोई एक मीनिंग आपने किसी ने बता दिया होगा, लेकिन मैं आपको डेमोक्रेसी अकेले अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अकेले अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए एक शर्त और होती है, वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी बात है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो, सॉरी, डेमोक्रेटिक शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ, डेमोक्रेसी शब्द डिमोस और कार्टिया से बना हुआ है। डिमोस का मतलब जनता, पीपल लोग, डिमोस का मतलब जनता, और कार्टियस का मतलब, कार्टिया का मतलब होता है रूल या फिर शासन, यानी जनता का शासन। ये कौन सी होती है? अपनी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन ने क्या बात की थी? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी।
दैट्स क्लियर। ओके, एक पॉइंट और आ जाइए। डेमोक्रेसी मैंने कहा दो बात बताऊंगा आपको डेमोक्रेसी में। दूसरी बात डेमोक्रेसी में है कि डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और एक होती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जनता सीधी ही राष्ट्रपति, मतलब जो देश का हेड होता है ना, कानून में जनता की जो भी कानून बनता है उस कानून में जनता की सीधी भागीदारी होती है। कि जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, जो भी रूल बनेगा, उसमें जनता कैसे पार्टिसिपेट करेगी, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी। जैसे स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं ले सकती जनता, क्योंकि छोटा सा देश है, अपने राजस्थान का मतलब जयपुर लीजिए, अपने इतना सा देश है। अब सोचिए जयपुर जितना देश है तो चांस है मतलब आपकी जाके वहाँ की जनता ले सकती है भाग। अब जयपुर में थोड़ी राज्य बनाएंगे, अलग अलग टुकड़े करेंगे इसके, और फिर इसमें अलग अलग मतलब अपन करके। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, जो रूल बनते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, वो डायरेक्ट उनमें जनता उनमें पार्टिसिपेट करेगी, उनमें जनता सीधे रूप से भाग लेगी। क्लियर। ओके, उसके बाद एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता है ना, जनता, इस जनता ने कुछ लोगों को चुन करके भेजा। जनता, ये जनता है खूब सारी, इस जनता ने इन लोगों को कुछ चुन करके भेजा। ये लोग आगे जा कर के रूल्स बनाएंगे, कानून बनाएंगे, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार का चयन होगा, जो नियम बनाए जाएंगे ना, वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अपने जो संविधान वगैरह में जो संशोधन करते हैं, जो नए नियम कायदे कानून आते हैं, क्या उनमें जनता खुद आती है? नहीं, जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि बनाते हैं, जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि बनाते हैं। दैट इज क्लियर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसी डेमोक्रेसी जैसे मतलब कानून बनाते हैं वहाँ पर जनता की सीधी भागीदारी होती है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जनता की भागीदारी सीधी रूप से, न अप्रत्यक्ष रूप से होती है, इनडायरेक्ट होती है। क्लियर। ओके, ये हो गया आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी समझ गया। सोशल हो गया, सॉरी अपना सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, चार शब्द अपने क्लियर हो गए। क्लियर। आगे चलते हैं, अब पांचवें शब्द पर आते हैं। अंतिम और पांचवा शब्द क्या है अपना? रिपब्लिक। कौन सा है? रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले तो गणराज्य, रिपब्लिक बोले तो गणराज्य। ध्यान से देखिएगा, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, कौन कौन से वर्ड बताया मैंने आपको? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। दोनों में अभी एक फर्क बताऊंगा आपको कि कई देश डेमोक्रेसी होते हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं। जैसे अपने ब्रिटेन ले लीजिए, ब्रिटेन डेमोक्रेसी है लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। कैसे? देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है, तबीयत थोड़ी नासाज है तो हो सकता है आवाज़ में कुछ आपको चेंज मिल जाए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द नेशन यानी जो देश का जो मुखिया है, पूरे देश का, जैसे अपना वर्तमान राष्ट्रपति है ना, देश का मुखिया, किसी में राष्ट्रपति किसी में कुछ, तो देश का जो मुखिया है, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कैसा होना चाहिए? वो चुना हुआ होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूंगा इंडिया की, भारत की। भारत में देखिए, भारत में जो अपने जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से कानून में भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से लेती है, इसलिए भारत डेमोक्रेसी है। भारत डेमोक्रेसी है। और भारत का जो प्रधान है, प्रधान मतलब इन द सेंस कि जो हेड मुखिया है, कौन है? राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड होता है, इसलिए भारत क्या है? रिपब्लिक भी है। भारत, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य है।
लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन डेमोक्रेसी है। वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। बेशक ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, लेकिन जो ब्रिटेन का जो हेड है, हेड वहाँ की कौन है? महारानी। और महारानी क्या है? इलेक्टेड नहीं है वो। आप महारानी, फिर महारानी की बेटी महारानी, फिर महारानी की बेटी महारानी, ऐसे बनती आ रही है। तो वहाँ पर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद चलता है ना, तो वो वाली बात है कि वहाँ पे ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, देश का जो हेड है वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, लेकिन ब्रिटेन डेमोक्रेसी जरूर है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। आई थिंक दैट इज क्लियर। यहाँ तक ये पांचों शब्द आपको समझ में आ गए। कौन कौन से? सोवेरिन संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक गणराज्य। ये पांच शब्दों को मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका। इन पांच शब्दों को मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका। क्लियर? यहां तक बात आपके अगर समझ में आ गई है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। यहाँ तक अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो एक बार आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बात कही थी हमने जब प्रस्तावना की पहली क्लास ली थी। मैंने कहा था कि हम भारत के लोग, भारत के ट्रिपल एस डी आर की बात होगी। सोशल हो गया, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, अपना सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। ये अगर हो जाएगा, लोगों ने पूछा ना कि ये चीज़ें होने से हमें मिलेगा क्या, तो अब उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनके होने से हमें मिलेगा क्या क्या। कोई बात नहीं, हम हो गए, लेकिन अब इनसे हमें मिलेगा क्या? तो देखिए, अब मिलेगा कौन कौन सा हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगी हमें सबसे पहले मिलेगा जस्टिस। इस ट्रिपल एस डी आर से हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? जस्टिस। जस्टिस बोले तो हमें क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। इस ट्रिपल एस डी आर से हमें क्या मिलेगा? हमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और ये जो जस्टिस की बात है ना, ये जो न्याय की बात है, ये यूएसएसआर, संयुक्त राज्य संघ रसिया बोला था ना, उसकी तरीके से सोवियत संघ रूस, उससे लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस की जो रूसी क्रांति हुई थी ना, रूसी क्रांति, उस रूसी क्रांति से हमने जस्टिस वर्ड उठाया। जस्टिस मतलब न्याय, कि हमें कौन कौन से न्याय हमें चाहिए। ये कहाँ से लिया हमने? ये हमने लिया रूसी क्रांति से। क्लियर? ओके। अब इस रूसी क्रांति में पहला न्याय हमें कौन सा मिलता है, या अभी जो हमें जो जस्टिस बताए, उस जस्टिस में हमें कितने प्रकार के न्याय मिलेंगे? आपको पता है, 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 न्याय मिलेंगे। उन तीनों न्याय को एक एक को समझिए। वहाँ पे आपको ये बता देते मैंने कि 3 न्याय मिलेंगे। अब पहला न्याय कौन सा है? पहला अपना है सोशल जस्टिस, या फिर सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब कि हमारे जो समाज में जो भेदभाव है, जो हमारे जो समाज में है जो भेदभाव हैं, उन भेदभावों में मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे ऊपर। अगर किसी के साथ कोई समाज में भेदभाव किया गया है तो उसको क्या मिलेगा? उसको ज़रूर न्याय मिलेगा। अगर समाज में किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है तो उसको ज़रूर क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यानी समाज में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किया गया है तो उसको ज़रूर न्याय मिलेगा। ये कौन सा हो गया? सोशल, सामाजिक। यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे समाज में। समाज में सब एक हैं, इस तरीके की भावना रखेंगे। कोई ऊंच नीचे, कोई मतलब बड़ा छोटा, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होगी। अगर किसी का ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसको उस प्रकार से न्याय दिलाया जाएगा। ये कौन सा हो गया हमें? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। क्लियर? ओके। अब दूसरा आता है आर्थिक, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बोले तो आर्थिक न्याय। इकोनॉमिकल बोले तो आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, हमारे देश में जो नौकरियां हैं, जो व्यवसाय हैं, नौकरी हैं, जॉब्स हैं, व्यवसाय हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, उनमें हमें मतलब क्या रखा जाएगा? हमें क्या मिलेगी? समानता मिलेगी।
हमारे देश में जो मतलब जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे जो मतलब नौकरी वगैरह हैं, जो हमारे व्यवसाय हैं, उनमें हमें क्या मिलेगी? समानता। ये नहीं है कि एक किसी भी मतलब कोई पोस्ट आई, किसी भी लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम की कोई वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में ये नहीं है कि इसमें केवल मतलब इस धर्म के, इस जाति के, इस मतलब गरीब है वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता, अमीर है वो नहीं भर मतलब वो भरेगा, ऐसा ऐसा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। वो कौन से हो गए? इकोनॉमिकल जस्टिस। सोशल मतलब समाज में हमारे साथ किसी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिकल मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर गरीब है तो उसकी भी वही वैल्यू रहेगी जितनी एक अमीर की रहेगी। अगर अंबानी के वोट की वैल्यू अगर एक है ना, तो अपने वोट की वैल्यू भी एक है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिकल जस्टिस हो गया, और तीसरा अपना जस्टिस कौन सा है? तीसरा अपना जस्टिस है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल बोले तो राजनीतिक न्याय। कौन सी न्याय? राजनीतिक न्याय। सॉरी, अभी जो मैंने बात की ना आर्थिक वाले अलग है। अब राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि जो हमारा वोट है, अभी जो मैंने बात बता दी, हमारा जो वोट है ना, उस वोट की वैल्यू सेम होगी। हमारा जो वोट है उस वोट की वैल्यू सेम होगी। अगर मेरा वोट डल रहा है तो मेरी वैल्यू भी उतनी रहेगी। आप पढ़ रहे हो, आपका वोट डल रहा है, आपकी वैल्यू भी इतनी रहेगी। अगर कोई अमीर घराने से जैसे अंबानी अडानी वगैरह हैं, उनकी वोट की वैल्यू भी एक रहेगी। अगर कोई बड़ी पोस्ट पे से मतलब मोदी वगैरह हैं, इनकी भी वजह से राहुल गांधी मोदी है, प्रियंका गांधी है, इनकी वैल्यू भी एक रहेगी। अगर मान लिया स्टेट में है, सेंटर में है, इनमें इनमें अलग अलग है, तो उसकी वैल्यू भी एक रहेगी। अगर कोई गरीब आदमी है उसकी वैल्यू भी एक रहेगी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। यानी सबकी मत जो है ना, सबका वोट है, उस वोट की वैल्यू क्या रहेगी? समान। तो हमें कौन सा जस्टिस मिल जाएगा? राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिल जाएगा। क्लियर? हमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? हमारे पास 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय हमें समाज में दिलाएगा, इकोनॉमिकल हमें अर्थव्यवस्था में दिलाएगा, और पॉलिटिकल हमें राजनीति में दिलाएगा। तीनों प्रकार के न्याय की बात होगी। ट्रिपल SDR के बाद ये जो जो जस्टिस की बात है, जस्टिस की बात कहाँ से ली गई है? ये रशिया की क्रांति से, USSR से ली गई है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हम भारत के लोग ट्रिपल SDR दिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें पहली चीज़ मिलेगी जस्टिस, और जस्टिस कितने प्रकार का मिलेगा इसके बारे में हम डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। जस्टिस के बाद हमें जस्टिस मिल गया, अच्छी बात है। और क्या मिलेगा? हमें मिलेगी लिबर्टी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, फ्रीडम अलग चीज़ है और लिबर्टी अलग। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान समझिएगा। लिबर्टी अभी बताऊँगा आपको। लिबर्टी, लिबर्टी को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं, और फ्रीडम को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। ध्यान से देखिएगा। फ्रीडम, फ्रीडम इंग्लिश वर्ड इसलिए कहता हूँ, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखिए। लिबर्टी अपनी बात करती है प्रस्तावना में। लिबर्टी की बात कहाँ होती है? लिबर्टी की बात अपनी प्रस्तावना में होती है, जबकि फ्रीडम की बात आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकारों में होती है। और फ्रीडम 6 प्रकार की है, जबकि लिबर्टी 5 प्रकार की है। जब फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाएंगे उस टाइम मैं बता दूंगा कि हमारे पास 5 प्रकार की क्या है, 5 प्रकार की फ्रीडम जो लिबर्टी है, सॉरी 5 प्रकार की लिबर्टी अपनी जो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, और 6 प्रकार की जो फ्रीडम है ना, वो फ्रीडम अपनी जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 जब आएगा उसमें बता दूंगा। तो यहाँ इन चीज़ों में कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। लिबर्टी, सिर्फ आप ये दोनों को हिंदी में स्वतंत्रता ही बोलते हैं, दोनों को हिंदी में स्वतंत्रता ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिबर्टी तो अपने प्रस्तावना में, जबकि फ्रीडम है अपने फंडामेंटल राइट में या मौलिक अधिकारों में। क्लियर? अब बात करते हैं लिबर्टी कितने प्रकार की मिलेंगी हमें। 3 प्रकार का न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। उसके बाद हमें 5 प्रकार की लिबर्टी मिलेंगी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेंगी। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार, हम कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, हम कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, उसके लिए हम क्या है? लिबर हैं, मतलब लिबरल हैं, स्वतंत्र हैं। ये बात कहाँ से ली गई? लिबर्टी की बात कहाँ से ली गई? लिबर्टी की बात करी गई है फ्रांस से। लिबर्टी कहाँ से? जस्टिस कहाँ से लिया गया? USSR से, जबकि लिबर्टी कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, हम किसी भी प्रकार का विचार हमारे मन में लेकर के आ सकते हैं। वो विचार हम लेके उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति,
उस विचार की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं बशर्ते किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। अब मान लो मेरे दिमाग में कोई गाली आई सपोज कीजिए, और मैंने वो गाली सामने वाले को निकाल दी, उससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया ना, ये काम मैं नहीं कर सकता। यानी मैं कोई भी अपने विचार रख सकता हूँ किसी के सामने, उसका विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन उससे सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की स्वतंत्रता। हम जो किसी की बात पर विश्वास कर सकते हैं, ये इसके लिए हम फ्री हैं। इसीलिए तो हम क्या है, इसीलिए तो भारत में लोग विश्वास करते हैं ना, इसीलिए तो बार बार ठगे जाते हैं। कभी किसी नेता के बहकावे में आ जाते हैं, कभी किसी बिजनेसमैन के बहकावे में, कभी किसी साधु महाराज के बहकावे में आ जाते हैं। सबके बहकावे में आते रहते हैं और हम चलते रहते हैं। तो हमें विचार की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें अपने बिलीफ यानी विश्वास की स्वतंत्रता है। उसके बाद फेथ। देखिए फेथ अलग है, दोनों को, फेथ और रिलीजन, फेथ अलग है। इस प्रस्तावना में फेथ की बात की गई, धर्म की बात की गई, लेकिन रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं की गई। रिलीजन की बात यहाँ पर नहीं की गई। लिबर्टी ऑफ फेथ दी गई, यानी धर्म। हम किसी भी फेथ, किसी में भी ऑफ फेथ कर सकते हैं, किसी फेथ। रिलीजन अलग चीज़ है, फेथ अलग चीज़ है। फेथ रख सकते हैं, रिलीजन वाली बात है, किसी धर्म से जुड़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम किसी में विश्वास, एक तरीके से विश्वास वाली जैसी बात आ गई, हम किसी में फेथ कर सकते हैं। ट्रस्ट होता है ना विश्वास करने वाला, वैसा। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, एंड द लास्ट लिबर्टी, एक अंतिम लिबर्टी कौन सी आती है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी वर्शिप, वो आती है एक्सप्रेशन, उसमें आती है लिबर्टी ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब उपासना, वर्शिप मतलब उपासना। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता। ये बातें कहाँ से ली गई हैं? ये फ्रांस की क्रांति से ली गई। यानी कि हम भारत के लोग, भारत को एक SSSR बनाने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी मिलेगी, कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 प्रकार की हमें क्या मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी समझ में आ गया? लिबर्टी हमें 5 प्रकार की मिल गई। उसके बाद हमें 2 प्रकार की क्या मिलेगी? 2 प्रकार की हमें मिलेगी इक्वलिटी। क्या मिलेगी? 2 प्रकार की इक्वलिटी यानी समानता। क्या मिलेगी हमें? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की समानता मिलेगी। कौन कौन सी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा, हमें प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी और हमें अवसर की समानता मिलेगी। पहले इक्वालिटी ऑफ स्टेटस आपको समझाता हूँ, इक्वालिटी ऑफ जो प्रतिष्ठा की आपको बात करता हूँ, प्रतिष्ठा की समानता की बात करता हूँ। ये समानता, इक्वालिटी भी कहाँ से ली गई है? ये बात भी कहाँ से की गई है? ये भी फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से, इसी पीछे वाले क्या लिया गया था हमारे पीछे? लिबर्टी भी फ्रांस से ली गई थी और इक्वलिटी भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। इसके बाद आगे फ्रेटर्निटी आएगी, वो भी फ्रांस से ली गई है। ठीक है ना? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों की तीनों कहाँ से ली गई? ये तीनों की तीनों यानी अपने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों की तीनों फ्रांस की क्रांति से ली गई है, जबकि अपने जस्टिस है वो रूस की क्रांति से लिया गया है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि किसी भी वर्ग विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि उच्च वर्ग का, ये नहीं है कि निम्न वर्ग का, ये किसी कास्ट कैटेगरी का है, उसकी स्टेटस पर, उससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबको समान प्रतिष्ठा, सबका सम्मान किया जाएगा, सबका स्टेटस इक्वल होगा। उसी नज़रिए से भारतीय संविधान किसी अलग समाज के व्यक्ति को देखेगा, उसी नज़रिए से किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को देखेगा। यानी प्रतिष्ठा की समानता ही होती है, वर्ग विशेष का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होती है कि हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनमें हमें क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। कि कोई भी गवर्नमेंट ने कोई नौकरी निकाली, विज्ञप्ति निकाली, उस विज्ञप्ति में सबको समान अवसर मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, उस स्कीम का लाभ भी सबको समान रूप से मिलेगा।
यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये दोनों यानी समानता की बात करता है। तो हम बात करें SSSDR की बात होगी, फिर जस्टिस की बात होगी, फिर लिबर्टी की बात होगी, फिर किसकी होगी, इक्वालिटी की बात होगी। ये तीन होगी। इसके बाद तीन चीज़ें और बचती हैं, अंतिम तीन चीज़ें पढ़ करके इस क्लास को समापन करूंगा। तीन चीज़ें और कौन सी बची हैं? पहली बची है फ्रेटर्निटी। ये सब की मीनिंग मेरी लिखाई हुई है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बोले तो बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब है कि सभी आपस में एक दूसरे से भाईचारे की भावना से रहेंगे, सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम प्यार की भावना से रहेंगे। ये बात कहाँ से ली गई? ये बात भी फ्रांस से ली गई। यानी सभी आपस में किससे रहेंगे? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना से रहेंगे, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को किसी गलत नज़रिए से नहीं देखेंगे, सब एक दूसरे को अपने आपस में बंधे हुए रहेंगे, मतलब एक परिवार की तरह बन रहेंगे। फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी के बाद अगली बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, कि हम टूट नहीं सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, सब में आपस में मानसिक रूप से जुड़ाव होना चाहिए। किसी भी दूसरे राज्य का व्यक्ति अपने आया तो उससे अपने संबंध अच्छे होने चाहिए, उससे भाईचारा भी होना चाहिए, और आपस में ये नहीं है कि ये किसी अदर स्टेट का इसलिए इससे बात मत करो, इसलिए इसको बाहर निकाल दो, नहीं, सब में आपस में मानसिक जुड़ाव होना चाहिए, सब में आपस में अखंडता होनी चाहिए। यही कहते हैं यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर, तो वैसे इंटीग्रिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर, सब में अखंडता की भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, कि हम सब एक हैं। मानसिक जुड़ाव, आपस में साइकोलॉजिकल एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, मन मिलने चाहिए सबके आपस में, सब में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, सब में अखंडता इंटीग्रिटी की भावना होनी चाहिए। और लास्ट है यूनिटी। यूनिटी और इंटीग्रिटी एक जैसे से हैं। यूनिटी का मतलब एकता, एकता का मतलब ज्योग्राफिकल जुड़ाव, मानसिक जुड़ाव, इंटीग्रिटी, और ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक रूप से जुड़े हुए, कि मतलब भारत के साथ राजस्थान जुड़ा हुआ है, राजस्थान में मतलब ऐसे पंजाब, अफगानिस्तान, सॉरी पंजाब, अपने हरियाणा, तेलंगाना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का व्यक्ति अपने पास आता है तो हम उसको, मतलब ये नहीं है कि तू उस राज्य का नहीं है तो उसको वापस भाग यहाँ से, नहीं, कहीं पर भी आपस में आप जाके रह सकते हैं, किसी भी राज्य में आप जाकर अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो कौन सी होगी? यूनिटी। यानी हम भारत के लोग भारत को एक SSSDR बनाने के साथ क्या करें, क्या क्या मिलेगी हमें? हमें मिलेगी जस्टिस, हमें मिलेगी लिबर्टी, हमें मिलेगी इक्वलिटी, हमें मिलेगी फ्रेटर्निटी, हमें मिलेगी इंटीग्रिटी, और हमें मिलेगी यूनिटी। ये सब हमें मिलेगा। क्लियर? यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? तो ये एक तरीके से प्रस्तावना अपनी लगभग पूरी हो गई। अभी प्रस्तावना में बचा क्या है? अभी कुछ केसेस बचे हैं प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना में संशोधन क्यों हुआ, केसेस बचे। उन केसेस को पढ़ने के साथ कोशिश करेंगे अगली क्लास में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएँ। लेकिन अगर अगली क्लास में प्रस्तावना को पूरा करके उसके बाद अगली क्लास में अपन क्वेश्चन ले आएंगे, पीछे वाले टॉपिक के भी आएंगे और इस वाले टॉपिक भी आएंगे। तो इन्हें जो पीछे जो अपनी क्लासेस 2-3 दिन नहीं हुई थी, उन 2-3 दिन की भरपाई अपन कभी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे मतलब अब आज की क्लास में देखिए आधे घंटे की होती है, अपन लोग 40-45 मिनट की 15-20 मिनट डेली अपन एक्स्ट्रा करेंगे, 3-4 दिन की भरपाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिल जाएगा और हमें धीरे धीरे पीछे वाला टाइम भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक की बातें आपको समझ बिल्कुल आ चुकी होंगी, आपको सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। असुविधाओं के लिए खेद है, आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर से आपसे एक बार और विनम्र अपील करता हूँ कि कोई बात नहीं, जो पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हम निजी व्यवस्थाओं के कारण जो अपने व्यवस्था और कुछ जो मीटिंग्स वगैरह थी वो अटेंड करने गया हुआ था, तो उनके लिए वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है क्योंकि सरकार का मामला है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है। बाकी जैसे ही समय मिला मैं आपके सामने आपके रूबरू हो गया, और वो जो आपको बोर्ड वगैरह की बात की गई उसका काम तेज़ी से चल रहा है, और उसके ऊपर धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि आपका वो सिस्टम जल्दी से हम फेस टू फेस एक दूसरे से मिल पाए। क्योंकि देखो एक वॉइस होती है और एक सामने एक्सप्रेशन होते हैं, दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।